नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताएं। इससे पहले हम प्रगतिवाद का परिचय ले चुके हैं। तो हमने देखा था कि प्रगतिवाद का समय 1936 से माना जाता है। 1936 से लेकर 1943 तक प्रगतिवाद का समय है। और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर जो कविता हिंदी में लिखी गई उसे हम सामान्य रूप से प्रगतिवाद कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे प्रगतिवाद की विशेषताएं। पहला है रूढ़ि विरोध। प्रगतिवादी साहित्यकार ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर जागतिक द्वंद्व को सृष्टि के विकास का कारण मानता है। उसे ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं है। उसकी दृष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपरि है। प्रगतिवादी कवि धर्म के नाम पर होने वाले शोषण को स्वीकार नहीं करता है। वह गीता, कुरान आदि धर्म ग्रंथों को नहीं मानता। वह अंधविश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं का विरोध करके मानव को मानव रूप में ही देखना पसंद करता है। हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उसका ऐसा मानना था कि ये जो सृष्टि है यानी कि दुनिया है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है, वो उसका विकास जागतिक द्वंद्व के कारण हुआ है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो प्रगतिवादी जो कवि हुए हैं उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर कविता लिखे जाने के कारण उनका भी ऐसा मानना है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। इस कारण वे ईश्वर, स्वर्ग, नरक, भाग्य, किस्मत, धर्म इन सभी बातों का विरोध करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर और स्वर्ग नरक की बातें केवल पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया है ताकि वो ईश्वर का नाम लेकर स्वर्ग, धर्म, किस्मत का नाम लेकर गरीबों का, मजदूरों का शोषण कर सके। इसी कारण प्रगतिवादी साहित्य में हम देखते हैं कि धर्म और धर्म ग्रंथों का विरोध देखने को मिलता है और जो अंधविश्वास है, रूढ़ि है, परंपरा है, इन सभी का भी विरोध देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कवि मानव को केवल मानव के रूप में ही देखना पसंद करता है, यानी कि मानव को किसी वर्ग विशेष से नहीं जोड़ता, किसी धर्म जाति से मानव की पहचान न कर कर मानव को मानव ही रूप में देखना ही प्रगतिवाद कवि का मानना है। दूसरी विशेषता है शोषितों का करुण गान। शोषितों का उद्धार करना साम्यवादी व्यवस्था का लक्ष्य है। प्रगतिवादी साहित्यकार ने शोषित वर्ग, मजदूरों, किसानों, पीड़ितों की दशा का कारुणिक चित्रण किया है, जिसमें सांसारिक सुखों से वंचित शोषित वर्ग के जीवन के करुण अध्याय जुड़े हुए हैं। दलितों की दीन दशा पर आंसू बहाते हुए रामेश्वर शुक्ल अंचल लिखते हैं, यह नस्ल जिसे कहते मानो कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। निराला बंगाल के अकाल का दुखद चित्र उपस्थित करते हुए लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। इसी प्रकार उनका भिक्षुक का वर्णन द्रष्टव्य है। वह आता दो टूक कलेजे की करता, पछताता पथ पर आता। मजदूर सब सुख के उपकरणों का सृष्टा है, पर वह स्वयं उससे वंचित है। वह अन्नदाता है पर भूखा है। ओ मजदूर, ओ मजदूर, तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर, ओ मजदूर, ओ मजदूर। तो प्रगतिवादी साहित्य में जो शोषित वर्ग हैं, शोषित वर्ग में आते हैं मजदूर, किसान, मतलब ऐसे वर्ग जो पीड़ित है, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे वर्गों का यानी शोषित लोगों का जो दुख है उनका चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलता है। तो इनका ऐसा मानना है कि शोषितों का उद्धार करना यानी उनके दुखों को दूर करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था को लाना ही उनका लक्ष्य है। और प्रगतिवादी काव्य में जो शोषित वर्ग है उनके दुखों का चित्रण इन कवियों ने किया है। जैसे कि रामेश्वर शुक्ल अंचल लिखते हैं कि यह नस्ल जिसे कहते मानव से आज गई बीती, यानी कि ये कहते हैं कि यह नस्ल यानी कि उस समय का जो मानव था, यानी कि इन्होंने उस व्यक्ति का, उस मानव का चित्रण किया है जिसमें हम कहते हैं कि वो मानव की ज़िंदगी एक कीड़ों से भी गई गुजरी है।
और उससे अच्छा तो एक कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा इन कवियों का मानना है। फिर भी वो जिंदा है। इस बात को लेकर इन कवियों को आश्चर्य है कि ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी कीड़ों से भी गई गुजरी है, फिर भी वो जीवित हैं। यानी कि हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब है, दरिद्र हैं, जो एक प्रकार से जिनकी ज़िंदगी कीड़ों से भी गई गुजरी है। आगे जो निराला हैं, उन्होंने बंगाल के अकाल का वर्णन करते हुए एक कविता लिखा था, जिसकी एक पंक्ति है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। तो जो बंगाल में अकाल पड़ा था, तो उसमें परिस्थितियाँ इस प्रकार आ गई थी कि बाप अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया था। तो ऐसे में जो दूसरा वर्ग है, जो जिन्होंने अनाज पर कब्जा करके रखा था, और एक ऐसा वर्ग है जो भूख के कारण अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर है। तो इस समाज की विडंबना का, इस जो अकाल के कारण लोगों की दुर्दशा हो रही थी, उनका चित्रण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। वैसे निराला के भिक्षुक में भी जो भिक्षुक है, भिखारी, उसका वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन कवियों ने जो शोषित वर्ग है उनके दुखों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। वैसे ही जो हम देखते हैं कि एक पंक्ति है, ओ मजदूर तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण मजदूरों के द्वारा ही होता है। हम चाहे कितनी भी कीमती वस्तु क्यों न हो, चाहे सोने की बात करें, महलों की बात करें, यानी कि कितने भी कीमती वस्तु क्यों न हो, उसका निर्माण एक मजदूर ही करता है, पर उस वस्तु का उपयोग वो मजदूर नहीं कर पाता है। तो इसी विडंबना का, कह सकते हैं कि इसी समस्या का वर्णन इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है कि तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। तो इन कवियों ने शोषित वर्गों के करुण दुख का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तीसरी विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। प्रगतिवादी इस संसार में केवल दो ही जातियां मानता है, शोषक और शोषित। शोषक वर्ग व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति प्रारब्ध के नाम पर इस पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। प्रगतिवादी साहित्यकार मानता है कि जब तक देश में पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक शोषण का अंत नहीं होगा। प्रगतिवादी इस जघन्य व्यवस्था को कुचल देना चाहता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव गड़ी। हम देखते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य में जो शोषक वर्ग है, जिसमें व्यापारी आते हैं, जमींदार आते हैं, उद्योगपति आते हैं, मिल के मालिक आते हैं, इनके प्रति गुस्सा और आक्रोश देखने को मिलता है। इन कवियों ने ऐसे लोगों का विरोध किया है, उनके प्रति गुस्सा व्यक्त किया है। इनका ऐसा मानना है कि जब तक हमें साम्यवादी व्यवस्था तभी आ सकती है जब हम पूंजीवादी व्यवस्था को, सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसी कारण इन्होंने प्रगतिवादी साहित्य में ऐसे कविताएं लिखी गई हैं जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने की बात देखने को मिलती है। जैसे कि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव गड़ी। तो इन कवियों ने शोषक वर्ग के ऊपर आक्रोश व्यक्त करते हुए कविताएं लिखी है। जैसे कि दिनकर की एक कविता है कि स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच, जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेरे फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। यानी कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को भी वस्त्र दे पहना रहे हैं, उसको भी अच्छे अच्छे पकवान खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और दूसरे तरफ ऐसा वर्ग है जो बालक भूख के कारण बेहाल है, जिसे ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो ऐसी समस्याओं को लेकर इन कवियों ने कविताएं लिखी हैं जिनमें शोषकों के प्रति घृणा और रोष देखने को मिलता है।
अगली विशेषताएं, क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने के लिए सामंतवादी परंपराओं का संपूर्ण विनाश करना आवश्यक है। प्रगतिवादी कवि क्रांति करने के लिए शोषितों को प्रेरित करता हुआ कहता है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये नवीन की पंक्तियाँ हैं। प्रगतिवादी कवि जिन छिन्न रूढ़ियों परंपराओं को नष्ट करने को कहता है, आ कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जिन पुरातन। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी कवि है उसका ऐसा मानना है कि अगर हमें साम्यवादी व्यवस्था को लाना है तो उसके लिए जो सामंतवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको नष्ट करना पड़ेगा। यानी उसे पूरी तरह खत्म करने के बाद ही साम्यवादी व्यवस्था आ सकती है। इसके लिए उनका ऐसा मानना है कि क्रांति की आवश्यकता है और क्रांति करने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इन कवियों ने लोगों को एकत्रित करने के लिए और क्रांति करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कुछ कवियों के उदाहरण है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो प्रगतिवादी साहित्य में क्रांति की भावना देखने को मिलती है। अगली विशेषताएं, मार्क्स तथा रूस का गुणगान। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स तथा रूस का गुणगान करता है, जिनके कारण साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी। वह यह भी नहीं देखता है कि वहाँ की मान्यताएं भारत में उपयोगी सिद्ध होगी भी या नहीं। कहीं कहीं पर तो प्रगतिवादी कविताओं में इतना मार्क्स एवं रूस का गुणगान हुआ है कि वह कविता न लगकर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार मात्र लगती है। तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर लिखा गया था। तो इस कारण भी कवियों ने अपने कविताओं में कार्ल मार्क्स और रूस का गुणगान किया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के कारण रूस में क्रांति हुई थी और वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इस कारण इन्होंने अपनी कविताओं में कार्ल मार्क्स और रूस का गुणगान किया है। पर इन लोगों ने उनका गुणगान करते हुए इस बात को भी नहीं देखा कि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो नीति है वो भारत में उपयोगी सिद्ध होगी भी या नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल न करते हुए भी इन कवियों ने कार्ल मार्क्स और उसके विचारों को यहाँ पर लागू करने की कोशिश की है। तो कुछ कवियों ने तो इतना कार्ल मार्क्स का गुणगान किया है कि रूस का गुणगान किया है कि ऐसा लगता है कि ये कविता न होकर उनके विचारों का एक प्रकार से घोषणा पत्र है। तो जैसे कि एक पंक्ति है कि जिसमें सुमित्रा नंदन पंत लिखते हैं कि धन्य मार्क्स चिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। यानी कि इसमें कार्ल मार्क्स के का गुणगान किया है कि धन्य मार्क्स चिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, कि धन्य हो तुम मार्क्स जो कि तुम इस अंधकार रूपी पृथ्वी पर उदय हुए हो, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। जैसे कि कहा जाता है कि जब शंकर अपने तीसरा नेत्र खोलते हैं, तीसरी आंखें खोलते हैं, तो प्रलय आ जाता है। तो वैसे ही उसी के समान कार्ल मार्क्स का उदय हुआ है इस पृथ्वी पर, जिसके कारण ये पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यानी कि ऐसा प्रलय आएगा जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी लोग नष्ट हो जाएंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन कवियों ने कार्ल मार्क्स के गुणगान में, उनकी तारीफ में कविताएं लिखी हैं। तो ऐसे ही रूस का वर्णन करते हुए नरेंद्र शर्मा ने काव्य लिखा है, काव्य पंक्तियाँ है उसकी। लाल लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का। तो इस पंक्ति में भी रूस का और कार्ल मार्क्स के विचारों का गुणगान किया गया है। अगली विशेषता है मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों के दो समुदाय हैं, एक तो अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है और अपने ही देश के भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं एवं विधवाओं का उद्धार करना चाहता है, तो दूसरा समुदाय समस्त मानवता का उद्धार करना चाहता है। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार एवं सहानुभूति है।
उसे संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचार के प्रति रोष है। उसके लिए हिंदू, मुसलमान, हब्जी और यहूदी सब बराबर हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो कवि हैं उनकी जो दृष्टि है वो मानवतावादी है, यानी कि वो मानव को केवल मानव के रूप में ही देखना पसंद करते हैं और मानव का उद्धार करना, यानी कि अ, किसी भी मानव के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है तो वो देखकर ये दुखी होते हैं और उसे दूर करना चाहते हैं। तो इन कवियों में दो समुदाय या दो वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है जो अपने ही देश के भिखमंगों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति सचेत है और उनके दुखों को दूर करना चाहता है। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो पूरे विश्व के दुखों को दूर करना चाहता है, यानी पूरे विश्व में कहीं पर भी शोषण हो रहा है तो उस शोषण को देखकर ये दुखी है और उस शोषण को दूर करना चाहता है और उसके ऊपर कविता लिखता है। अगली विशेषता है वेदना और निराशा। प्रगतिवाद और छायावाद दोनों में वेदना का चित्रण हुआ है, परंतु प्रगतिवाद की वेदना वैयक्तिक और सामाजिक है, जबकि छायावाद की वेदना वैयक्तिक अधिक है। प्रगतिवादी संघर्षों से जूझता है पर निराश नहीं होता। उसे विश्वास है कि वह एक न एक दिन संपूर्ण समाज को वर्ग विहीन तथा शोषण मुक्त बनाकर ही छोड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे कि व्यक्तिकता का चित्रण हम देखते हैं कि छायावाद में भी हुआ था, पर छायावाद की जो व्यक्तिकता थी उसमें समाज का चित्रण न के बराबर था। और छायावाद पर हम देखते हैं कि ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि छायावाद में एक प्रकार से कवियों ने अपने ही सुख दुखों की अपने सुख दुखों को इतनी वाणी दी है, उसको ये कविताओं में इतना अभिव्यक्त किया है कि उनकी कविता समाज से दूर होती गई थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य और छायावाद काव्य दोनों में वैयक्तिकता का चित्रण हुआ है, परंतु हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी वेदना और उसमें जो निराशा का चित्रण हुआ है उसकी वैयक्तिकता में समाज भी समाया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि इनकी वैयक्तिकता में भी सामाजिक तत्व हैं, परंतु छायावाद की वैयक्तिकता में हम देखते हैं कि ये सामाजिक तत्व न के बराबर थे। तो इन प्रगतिवादियों का ऐसा मानना है कि वो एक न एक दिन पूरे समाज में वर्ग विहीन तथा शोषण मुक्त समाज बनाकर ही रहेगा। अगली विशेषता है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में नारी भी किसान मजदूर की तरह शोषित है। वह केवल पुरुषों की काम वासना तृप्ति का साधन मात्र बनकर रह गई है। प्रगतिवादी साहित्यकार नारी को स्वतंत्र रूप में देखना चाहता है। यौनी नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। ये पंत की पंक्तियाँ है। तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवियों का ऐसा मानना है कि जैसे कि किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर शोषण हो रहा है, उसी प्रकार नारी भी शोषण से मुक्त नहीं है, उसके ऊपर भी किसानों और मजदूरों की तरह ही शोषण हो रहा है। उसका स्थान हमारे समाज में केवल एक प्रकार से काम वासना और भोग्य विलास की वस्तु मात्र बनकर रह गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि आदिकाल में देखते हैं, रीतिकाल में देखते हैं कि जो नारी है उसका चित्रण काव्य में केवल एक प्रकार से भोग विलास की वस्तु के रूप में हुआ था। तो इन प्रगतिवादियों का ऐसा मानना है कि नारी भी किसानों की तरह, मजदूरों की तरह शोषित है, उसे ये लोग पूरी तरह से स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि नारी किसी पर आश्रित न रहे। तो पंत की एक पंक्ति की यौनी नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवस्थित। तो नारी केवल काम वासना की वस्तु नहीं है, वह भी मानव है और मानव को जितने अधिकार प्राप्त है उतने अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए और इसलिए उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और वह किसी भी नर यानी कि किसी भी पुरुष पर आश्रित ना हो। जैसे कि भारतीय समाज में ऐसा कहा जाता है कि एक जो नारी होती है वो आजीवन पूरी उम्र पुरुषों पर आश्रित रहती है, आधारित रहती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि
जब वो जन्म लेती है तो अपने पिता पर आश्रित रहती है, फिर शादी के बाद अपने पति पर आश्रित रहती है, निर्भर रहती है, और बच्चे होने पर अपने बच्चों पर निर्भर हो जाती है, यानी कि पूरी जीवन वो पुरुषों पर ही आश्रित रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो इन कवियों ने नारी को पूरी तरह स्वतंत्र करने की बात कही है, यानी कि नारी किसी भी पुरुष पर आश्रित न रहे, वह स्वतंत्र हो, ऐसी बात इन कवियों ने कही है। अगली विशेषताएं हैं सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी साहित्य में निम्न वर्ग का चित्रण अधिक हुआ है। इससे पहले साहित्य में उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग का जीवन प्रतिबिंबित हुआ था, परंतु प्रगतिवादी कवि आकाश में विचरण करने की अपेक्षा पृथ्वी के जीवन को खुली आँखों से देखता और लिखता है। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य में जो सामान्य जीवन है, यानी कि समाज के ऐसे वर्ग जो सामान्य कहे जाते हैं, उनका चित्रण इन कवियों में हुआ है, जिसमें निम्न वर्ग का चित्रण इन कवियों ने ज़्यादा किया है। इससे पहले जो साहित्य के विषय जो थे वो उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग थे, जैसे कि हम देखते हैं कि राजा महाराजा ईश्वर, फिर देखते हैं जो मध्य वर्ग आया आधुनिक काल में, तो मध्य वर्ग के व्यक्तियों का ज़्यादा चित्रण हुआ है। पर हम प्रगतिवादी साहित्य में देखते हैं जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर है, किसान है, पीड़ित है, उनका चित्रण इन कविताओं में अधिक हुआ है। फिर सामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक समस्याओं के प्रति भी अत्यंत सजग रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी और चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवि ने मार्मिक वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि जो देश विदेश में जो समकालीन समस्याएं थी, समकालीन का अर्थ होता है कि इस समय का, यानी कि प्रगतिवाद के समय का जो देश विदेश में जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं का, उन समस्याओं का चित्रण इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। कला पक्ष। प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बोधगम्यता है, उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। छायावाद की संस्कृतमयी पदावली, कृष्ट प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक योजना के विरुद्ध यहाँ विद्रोह है। तो हम देखते हैं कि छायावाद की जो काव्य की भाषा है वो, माफ़ कीजिए, प्रगतिवादी साहित्य की जो काव्य की भाषा है वो एकदम सरल और सपाट बयानी है, यानी कि आसानी से समझने योग्य है, जिसमें कोई भी बनावटीपन, आडंबर नहीं है। और हम देखते हैं कि जो छायावाद में जो संस्कृतमयी पदावली थी, कृष्ट प्रतीकात्मक भाषा थी, लाक्षणिक भाषा थी, उसके प्रति यहाँ पर विद्रोह है। उसके विरोध में इन कवियों ने सामान्य भाषा में कविताएं लिखी है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि कविताएं सामान्य वर्गों के लोगों के लिए लिखी जा रही है, सामान्य लोगों के लिए लिखे जाने के कारण इन्होंने सामान्य लोगों की भाषा में ही कविता लिखना उचित समझा है। प्रगतिवादी काव्य में भाव, भाषा, छंद, अलंकार सभी दिशाओं में स्वाभाविक प्रगति हुई है। अलंकार क्षेत्र में भी प्रगतिवादियों ने रूढ़ उपमानों का परित्याग करके नवीन रूपक उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य में भाव हो, भाषा हो, छंद हो, तो इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि स्वाभाविक प्रगति हुई है, और इन्होंने जो सामान्य लोगों में प्रचलित उपमान थे, अलंकार थे, उसका प्रयोग अपनी कविता में ज़्यादा किया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कवि वे हैं जिन्होंने मार्क्सवाद से प्रभावित होकर रूढ़ि विरोध, शोषितों के प्रति घृणा और रोष, शोषकों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक जीवन तथा सामयिक समस्याओं का यथार्थपरक वर्णन किया है। ऐसे कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन तथा केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जा सकता है। तो ये हमने देखा प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं। आगे हम देखेंगे प्रयोगवाद की विशेषताओं के बारे में, उसका परिचय लेंगे। धन्यवाद।